The question is that the bill further to amend the constitution of we shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 4 to 6 by Sri Elram Karim. Are you pressing? Yes, I move the resolution. Are you moving? I move the resolution. The amendment moved. I shall first put the amendments moved by Sri Elram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. I ask division. I ask division. The amendment are negated. I ask division. इस पे भी वोट होगा. डिवीजन. डिवीजन. सुकेश, इस वक्त राज्यसभा में क्या हो रहा है, एक बार जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि अभी कुछ मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हुआ है. डिवीजन की नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है. ये जो प्रक्रिया है उसके तहत हो रहा है. कोई भी सदस्य अगर किसी अमेंडमेंट को डिमांड करता है कि अमेंडमेंट मैं मूव कर रहा हूं, तो वो उसकी राइट है कि वो उस पर वोटिंग डिमांड करे. वो कहे कि हम इस पे डिवीजन चाहते हैं, चाहे वो उसका मोशन लूज हो जाए, वो हार जाए उसमें सरकार से या जिस पक्ष से वो खड़ा है, लेकिन वो वोटिंग के लिए प्रेस कर सकता है. तो उस पर वोटिंग होगी, ये जानते हुए कि उसकी जीत इसमें नहीं है, उसका अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन वो वोटिंग डिमांड कर सकता है. तो जिस सदस्य ने ये अमेंडमेंट मूव किया है उसने वोटिंग मांगी है, और इसलिए आप जो स्क्रीन पे अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें नोज 138 एंड आईज 8, मतलब 8 लोगों ने उनके अमेंडमेंट के पक्ष में वोट किया, 138 ने खिलाफ वोट किया. तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट मूव किए जाएंगे एक एक करके, वो सब निगेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अधिकतर दल जो है वो इस संविधान संशोधन विधेयक जो है उसके पक्ष में है. इसका पास हो जाना बस अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. कुछ मिनटों में ये बिल पास हो जाएगा, ऐतिहासिक बिल, और उसके बाद आप इसके राजनीतिक निहितार्थ इसका क्या है वो देखेंगी. मुझे लगता है, मैं अभी से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आप देख सकती हैं, कहीं से आएगा, अमित शाह इस पे बोलेंगे, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो आज तक नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया है. और कल से आप इसको इलेक्शन की जो रैलियां हो रही है प्रधानमंत्री की, आज भी प्रधानमंत्री ने बोला है, लेकिन कल जब वो ये बोलेंगे कहीं, तो फिर वो कानून की शक्ल ले चुका होगा. अब इसके बाद प्रक्रिया से बचेगी है कि राष्ट्रपति को इस पे साइन करना बाकी रह जाएगा. संजीव भी हमारे साथ बने हुए. सुकेश, संजीव, क्या अब ये मान के चला जाए कि जिस तरह के सवाल अभी सदन में उठाए जा रहे थे, जैसे कि कपिल सिब्बल ने भी कहा, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं थे सरकार के पास, और वो सवाल के जवाब मिलने चाहिए थे अगर ये सिलेक्ट कमेटी के पास जाता, लेकिन क्योंकि कोई भी पार्टी उसको हाथ नहीं लगाना चाहती, कोई भी पार्टी विरोध में खड़ी दिखती हुई नहीं नजर आना चाहती, इसलिए कोई नहीं कर रहा कि वो सिलेक्ट कमेटी में जाए. तो क्या वो सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे? क्या सरकार की जो अनप्रिपेयर्डनेस थी, जल्दबाजी में ये बिल लाने की कोशिश थी, वो इसी तरह से रहेगी या फिर कुछ वर्कआउट होगा? देखिए, यकीनन जल्दीबाजी थी, और इसे सरकार की तरफ से लोगों ने छुपाया भी नहीं है. उनका ये कहना है कि एक ऐसा बिल जो गरीबों को हक देता है वो पहले सत्र के पहले दिन आए या आखिरी सत्र के आखिरी दिन आए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है. लेकिन साक्षी, आपने भी देखा होगा राज्यसभा में संख्या जो है वो सरकार की कम है, बावजूद इसके आज की तारीख में आप देख रही हैं ये बिल कितनी आसानी से पास होता दिखाई पड़ रहा है. हर क्लॉज पर जरूरत से ज्यादा समर्थन सरकार को प्राप्त हो रहा है. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बिल के समर्थन में, टेक्निकल समर्थन में करीब करीब सभी दल हैं, और इसीलिए सरकार को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी. अब रहा उन सवालों की बात अगर हम कर लें जिसके बारे में आप कह रही हैं, तो जाहिर है कि वो सिलेक्ट कमेटी में जाती और वहां पर समयावधि
की कोई चिंता नहीं होती है। लोग जिस दल के भी हों बहुत खुलकर बोलते हैं और बहुत सी बातें थ्रेडबेयर डिस्कस होती हैं, लेकिन यहाँ वैसी कोई संभावना नहीं है। और कहा यह गया है कि इसके पहले भी उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि बहुत आसानी से चेंज कर दिया गया था और उस दिन कोई सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया था। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन जब इंदिरा गांधी के काल में आया था और सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द जोड़े गए थे, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आज उदाहरण दिया गया था। तो जाहिर है कि आज की तारीख में चुनाव सबों के दिमाग पर है साक्षी, और इस कारण से इस तरह की कोई भी बात को तवज्जो नहीं मिल रही है। अमूमन यही होता है कि कोई भी बिल कानून बनने से पहले जो स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी होती है संसद की, उसके पास जाती है और फिर वहां कंसिडरेशन के बाद वापस सदन में आती है और वोट होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब दो ही सवाल रह जाते हैं साक्षी, और वो ये है कि क्या अदालत में जब ये बिल पहुंचेगा और कोई न कोई अदालत लेके जाएगा, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो 50% सीलिंग का क्या होगा? क्या वो टूटेगा इस संविधान संशोधन से जो अभी पारित हो रहा है? और दूसरा, क्या आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? ये दोनों बातें तय होती हैं, और अगर ये तय हो जाती है तो जाहिर है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। आज जब ये बिल पारित हो जाएगा तो यहाँ से ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि अरुण जेटली कह रहे थे कि भले ही ये संविधान संशोधन है, लेकिन ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसके लिए राज्यों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर संविधान संशोधन में 50% राज्यों की से भी पारित होना पड़ता है, लेकिन इस संविधान संशोधन में अरुण जेटली कह रहे थे कि जरूरत नहीं है, लिहाजा ये सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से पारित होने के बाद कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर कोई मामला अदालत लेकर चला जाता है तो जाहिर है उन दो प्रश्नों पर बात होगी जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा था। जी बिल्कुल। और सुकेश, जिस तरह से संजीव जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो कोर्ट अब जरूर जाएगा। अब कोर्ट में क्या हो गया कि कानून के जानकार और संविधान विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं सुकेश, क्योंकि हमने तो जितने भी आर्टिकल्स पढ़ लिए, जितने भी एडिटोरियल्स पढ़ लिए, हर जगह कंफ्यूजन ही नजर आ रही है। कोई कह रहा है कि ये नहीं टिकेगा वहां पर, कोई कह रहा है कि हो सकता है कि सरकार की जीतो। देखिए साक्षी, कानून क्या है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसका नाम है। तो अगर आप अरुण जेटली को सुनेंगे तो वो डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे, अगर आप कपिल सिब्बल को सुनेंगी तो वो डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचता है, उसको जजेस कैसे इंटरप्रेट करते हैं? इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, केस का जो जजमेंट है 1992 में, उसमें कपिल सिब्बल ने आज सदन में कोर्ट किया कि मैं उसी जजमेंट को कोट करके पढ़ के सुनाता हूं आपको। और उन्होंने बताया कि मंडल कमीशन की सिफारिशों में एक सिफारिश ये थी कि सवर्ण गरीब जो है, वो आर्थिक तबके से जो कमजोर हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसको निगेट कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको नहीं माना। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पार्ट है, इंदिरा साहनी केस के जजमेंट का। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से किया कि हम इसको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ला रहे हैं, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, अगर चैलेंज किया जाएगा तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो ये कोर्ट माफ कीजिएगा, जो कानून है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। जरूरी ये है सुकेश कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इंटरप्रेट करता है संविधान को, कानून को, वो सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल उसी पे सबकी निगाह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। क्या इंदिरा साहनी केस का जो जजमेंट है, जो 9 मेंबर कमिटी थी, उसका जो जजमेंट है, क्या उसको वो माइंड वहां अप्लाई करके क्या इसको स्ट्राइक डाउन करेगा, इसको गलत करार देगा क्या? इस तो बाद की बात है। लेकिन फौरी तौर पे क्या है? फौरी तौर पे ये है कि इस सरकार ने गरीबों के लिए एक ऐसा, सवर्ण गरीबों के लिए एक वो बिल लेके आई है जिसमें 10% रोजगार मिलेगा, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण मिलेगा, और जो फौरी तौर पे जो तात्कालिक राहत चाहिए थी सरकार को, पार्टी को, वो पूरी होती है। तो मैंने पहले कहा कि कम से कम ऊपरी सदन इस बात के लिए किसी बिल पे जब डेलिब्रेट करता है तो ये तमाम चीजों को देखता है, और ऐसा बिल जिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, इस पे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस पे ठीक से माइंड अप्लाई करें। और ये तो बिल्कुल सिविक्स की किताबों में हम लोगों ने पढ़ा कि बिल कैसे आता है। पहले एक बिल बनाया जाता है, उसको कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके बाद वो डिफरेंट ग्रुप के लोगों से पूछा जाता है, सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाता है, ताकि वो एक ऐसा सुदृढ़ एक कानून जो बने उसमें कोई लैकुना न रहे। इसलिए तमाम लोगों से राय परामर्श लेकर और उसके बाद उस बिल को पास किया जाता है। जैसे कि सुकेश बता रहे हैं, लेकिन पेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा आपने भी खुद कहा कि कोई ना कोई तो जो है कोर्ट जरूर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा।
तो ऐसे में क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा तो समय लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने में, और जाहिर सी बात है क्योंकि पहले वाला जो वर्डिक्ट था वो 9 मेंबर का था, तो अब हो सकता है कि 11 मेंबर का बनाना पड़े इसके ऊपर वर्डिक्ट लेने के लिए, जिसमें कि समय लग सकता है। तो क्या इसको होल्ड किया जाएगा? देखिए, जब नोटिफिकेशन हो जाता है उसके तुरंत बाद से ये प्रभाव में आता है, और नोटिफिकेशन कब होता है यह तय होता है। अब समझ लीजिए आपके, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट जाता ही नहीं है तो जिस दिन से नोटिफाई होगा उसी दिन से गवर्नमेंट ऑर्डर निकल जाएगा और ये कानून एक्शन में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस कानून के पारित होने का इंतजार कर रहा हो और उसके तुरंत बाद वो अगले ही दिन चला जाता है, तो जाहिर है कि वो इस कानून के ऊपर इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर लगाने की मांग करेगा, जो कि आमतौर पर इस तरह के मामलों में दे दी जाती है क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। अब रहा सवाल ये कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट से ये गाइड होता है, या फिर ये जो इंटरप्रिटेशन है कि बाकी के सभी जो रिकमेंडेशन थे सवर्ण आरक्षण के वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर की तरह थे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह थे, और इसीलिए कि उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था और इस कारण से वो खारिज हो गए थे। तो एक और दलील दी जा रही है कि 2011 का नागराज जजमेंट है, और नागराज जजमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुए रिकमेंडेशन को खारिज करता है। तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी जजमेंट्स हैं जो हुए हैं उनमें भी ऐसे जजमेंट हैं जो खारिज कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही, तो अदालत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी खारिज किया जा सकता है। इस बात की संभावना पहले ही एक उदाहरण के तौर पर सामने आ चुकी है। पर वो सिर्फ एक ही आधार पर होता है संजीव, अगर उसमें ये बात साबित हो जाए कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के तहत है सब कुछ तो ठीक है। तो यानी सुकेश, कोशिश यहां पर ये होगी सरकार की तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि इंटरप्रिटेशंस अलग हैं, सरकार ने अपनी अपने इंटरप्रिटेशन सदन में कल भी रखे, आज भी रखे, यानी वो बताने की कोशिश करेगा कि जिस तरह से राइट टू इक्वालिटी है, कहा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी का जो मापदंड है वो अलग होता है, वो एक मल्टी कलर्ड कॉन्सेप्ट है और उसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो शायद ये एक बहुत बड़ा तथ्य, बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसको आगे लेकर जाए और सुप्रीम कोर्ट में वो ठहर जाए। देखिए, इसकी कई तरीके से व्याख्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि किस लॉ ऑफिसर, सरकार के किस लॉ ऑफिसर ने आपको ये राय दी कि आपको करना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से उसके अटॉर्नी जनरल ने इस बारे में कोई राय दी थी, आपके पास कोई एम्पेरिकल डाटा था जिसके आधार पर आपने किया। ये बहुत सारी चीजें सरकार से पूछी जा सकती हैं जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। ये सब हम उस सूरत में बात कर रहे हैं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता जो वकील है इसमें अब हाथ डालने की कोशिश करेगा, रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करेगा, वो होगा नहीं। लेकिन कोई पीआईएल, इस देश में बहुत सारे लोग पीआईएल के एक्सपर्ट हैं, अगर कोई पीआईएल करने पहुंच जाता है तो बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले संजीव ने बताया कि स्टे ऑर्डर मांगना उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि स्टे लगाइए। नॉर्मली मुझे लगता नहीं है, मैं इस बात से डिफर करूंगा कि सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ जाएगा। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। फिलहाल तो ये होगा कि अब से थोड़ी देर में ये कानून बनने की शक्ल अख्तियार करने लगेगा और एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी राष्ट्रपति के सिग्नेचर की। तो कुछ देर में नैरेटिव बनाने की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इसकी किस तरीके से व्याख्या करता है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, पहले कोई पहुंचे और तब उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से होगा वो ये होगा कि इसको एक बहुत बड़े हिस्टोरिक ओकेजन की तरह देखा जाएगा और एक कुछ मायनों में है भी। कल भी मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें ऐसे निकाल के आए। आप कह सकती हैं कि ये एक राजनीतिक जरूरत थी इसलिए निकाल के लाए, 4 सालों में क्यों निकाल के नहीं लाए। लेकिन संजीव भी कह रहे थे कि हम ऐसा कोई बिल जिससे सवर्ण लोग, जो गरीब लोग हैं सवर्णों में, उनको अगर फायदा मिलता है तो हम आखिरी दिन आखिरी सत्र में लेके आए या पहले दिन पहले सत्र में लेके आए, ये मैटर नहीं करता। और तो खुल के सरकार कह रही है कि अभी तो ये आगाज किया है हमने, अभी आप देखते जाइए, हम बहुत कुछ करेंगे। हम चुनाव के लिए उनके सहयोगी और खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव पास आने वाले हैं तो हम करेंगे। राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण बिल पास हो गया है, जिस ऐतिहासिक बिल की आप बात कर रहे थे सुकेश, आप कह रहे थे कि एक ऐतिहासिक पल है। वो ऐतिहासिक पल इस वक्त आ चुका है क्योंकि अब राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण बिल पास हो चुका है। भी शब्द हम इससे लगा रहे क्योंकि लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास जाकर असेंट लेकर
उसको एक्ट बनने में देरी है, सिर्फ इतना ही रास्ता अब रह गया है। तो संजीव, ऐतिहासिक पल ये जरूर है। और अब इस पर एक और सवाल, जैसा कि सुकेश ने तो खैर बोला कि जब तक कोई कोर्ट नहीं जाता तब तक इस तरह के इफ एंड बट्स पर अभी बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन अब जरूर उस पे बात की जाए जो वाकई सवर्ण आरक्षण बिल लाया गया है जिसके लिए, वो है राजनीतिक फायदा। अब ये जो राज्यसभा में आज सवर्ण आरक्षण बिल पास हो चुका है, इसका राजनीतिक फायदा होते हुए क्या आप मोदी को देख रहे हैं? सर, श्री टीके रंगराजन जी, आई विल रिक्वेस्ट जस्ट टू प्लीज। देखिए, अभी तक जो नैरेटिव था वो ये था कि रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है सरकार। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, ये वादा था सरकार का। लेकिन आज देखिए चर्चा किस बात पर हो रही थी। रोजगार पर चर्चा नहीं हुई, आरक्षण पर चर्चा हुई। और किसके लिए? रोजगार के लिए। यानी कि भले ही नौकरियां न हो या नौकरियां घटी हो, लेकिन ध्यान वहां से लोगों का हट चुका है और जो बहस है वो आरक्षण के आसपास आ चुकी है। और जाहिर है कि ये जो आरक्षण के आसपास की जो बहस है, इसका अपना एक चुनावी संदेश है। याद कीजिए, मंडल कमीशन के आने के बाद इस देश की राजनीति बदल गई। कई ऐसे दल जो कि थे ही नहीं, वो आए और सत्ता पर लगातार काबिज होते चले गए। कई बड़े नेता सामने आ गए, लालू, मुलायम, नीतीश कुमार, ये तमाम ऐसे नेता कहा जाता है कि मंडल आंदोलन की उपज हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं की जो नीति पर, भले ही ये 1977 के बाद आ गए थे, वो मंडल के बाद चढ़ी थी। तो अब ऐसे में फिर से एक आरक्षण की राजनीति का पुट सामने आया है। और क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा? बहुत से लोगों का मानना है कि होगा, क्योंकि हमने सदन में देखा, दोनों सदनों में साक्षी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, भले ही लोग विरोध करते थे, किंतु परंतु करते थे, लेकिन जब भाषण